बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने आपसे बात की थी कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाने के बारे में कुछ अफवाहें चल रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं मार्केट में। इस पे इमरान खान साहब ने भी बात की है, इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। और ये मामला शुरू होता है जब शब्बर जैदी साहब ये कहते हैं कि एक टेक्नोक्रेट का सेटअप आ रहा है जो 2 साल 2.5 साल तक भी चल सकता है, और उसके लिए कुछ मुलाकातें और कोई राब्ते हो रहे हैं। तो रज़ा बाकर साहब, आप जानते हैं, इमरान खान साहब के दौर में काम कर चुके हैं। हफीज़ शेख साहब एक टेक्नोक्रेट हैं। ये दो लोग भी, इसके अलावा और भी इकोनॉमिस्ट GHQ में जाके उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त हो सकती है कि वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है या तैयारी की जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर जो खबरें फैली हुई हैं वो इसी नौयत की हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया जाएगा और एक टेक्नोक्रेट सेटअप भी लाया जाएगा। अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाता है 2 या 2.5 साल के लिए, तो PDM की जमातें उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। वो इसलिए कि PDM की जमातें ये जानती हैं कि फौरी तौर पे मुल्क में कोई भी आम इंतखाबात हुए तो उसके अंदर वो बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे और वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। लिहाजा अंदर से वो खुश हो जाएंगे और वो इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर हामी भरने के लिए तैयार है, क्योंकि NRO 2 मुकम्मल हो चुका है, सबके केसेस ख़त्म हो चुके हैं और टेक्नोक्रेट्स को इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि किसका केस चलना है, किसका केस नहीं चलना, कानून क्या है, इंसाफ क्या है। वो सिर्फ चीज़ों को आदाद शुमार के अंदर तोलेंगे, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल का कोई मसला नहीं होता। पॉलिटिकल कैपिटल ये होता है कि एक सियासी जमात का एक पॉलिटिकल कैपिटल होता है, उसकी एक मकबूलियत होती है। जब वो मुश्किल फ़ैसले कर रही होती है या ऐसे फ़ैसले कर रही होती है जो बज़ाहिर अवाम के अंदर पजीराई नहीं पा रहे होते, मिसाल के तौर पे उनको ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़े, उनको ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ानी पड़े, उन्हें अवाम के लिए कुछ मुश्किलात पैदा करनी पड़े मुल्क की इकॉनमी को संभालने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में उनका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया होता है, यानी लोगों में उनकी मकबूलियत कम होती है। मिसाल के तौर पे फजल रहमान हो गए, जरदारी हो गए, या शहबाज शरीफ वगैरह, नवाज शरीफ, ये लोग तो लोगों में पहले भी इतने मकबूल नहीं थे, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आए तो इन्होंने कहा जी हम मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इनका साथ दिया और इन्होंने महंगाई को 3 गुना कर दिया। इन्होंने जो 1100 रुपये वाला आटे का थैला था, जिस पे पाकिस्तान का मीडिया अपने सर में खाक उड़ा के सड़कों पे दीवाना वार माइक लेकर भागता था और लोगों से पूछता था कि बताओ बताओ आटा कितना महंगा हो गया, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बल्कि मीडिया मजबूर करता था लोगों को कि आटे की थैली 1100 रुपये की है, लोगों खुदकुशियां क्यों नहीं कर रहे लोग। ये मीडिया की हालत हो गई थी दीवानों जैसी। और अब वही आटे की थैली 2500 रुपये की है तो उसके ऊपर मीडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो मीडिया ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, PDM को। इसके बावजूद जो मुश्किल फैसले उन्होंने किए उनकी तो बिल्कुल ही मट्टी पलीत हो गई, उनके पल्ले कुछ नहीं बचा और वो इलेक्शन में अब जा नहीं सकते। अब एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि और मुश्किल फैसले करने चाहिए, तो इनका तो पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म ही हो गया। कुछ होगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर करेंगे ना। तो इमरान खान साहब के पास पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट या टेक्नोक्रेट्स के बहकावे में नहीं आने वाले। अब अगर उनको हुकूमत मिलेगी तो वो हुकूमत नहीं लेंगे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा कि इमरान खान साहब हुकूमत लेने में अब संजीदा नहीं है, वो इक़्तिदार लेने में संजीदा है कि अगर वो हुकूमत में आए तो इक़्तिदार भी उनके पास हो और वो अपने मुल्क के फैसले खुद अपनी काबीना के साथ आज़ादी से बैठकर कर रहे हों। ये वो चाहते हैं। इनपुट तो सबसे लेनी चाहिए, वो लेंगे भी, लेकिन अगर उनको इक़्तिदार मिलता है तो अब वो बेबसी वाला इक़्तिदार नहीं होगा, वो एहतसाब भी करेंगे। तो PDM की जमातें चाहती हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप ही आ जाए और कोई इमरजेंसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी हुकूमत बेशक ना रहे, इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी हुकूमत आ गई तो वो वापस लेकर जाएगा, रिवर्स करेगा। क्योंकि इमरान खान का ये फ़लसफ़ा है कि मैं करप्शन का, लूट मार का पैसा बरामद करूंगा तो मेरा मुल्क आगे चलेगा। उनका ये फ़लसफ़ा है कि जब तक मैं बड़े चोरों को सज़ा नहीं दूंगा, पाकिस्तान में चोरी बंद नहीं होगी और करप्शन ख़त्म नहीं होगी। अब अगर ये टेक्नोक्रेट वाला जो सेटअप है, जिसके लिए कुछ राब्ते हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जा रही है, अगर तो ये कट्टा ऐसे ही खुल गया तो फिर अभी तक पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ ट्रेलर देखा है। फिल्म तो अभी शुरू होगी, जिसको असल में आप महंगाई की फिल्म कहते हैं। फिर IMF होगा और पाकिस्तान के टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होगी और वो अवाम की वो दुर्गत बनाएंगे कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाएंगे। लोग भूल जाएंगे कि बिजली किस चीज़ का नाम है।
गैस किस बला को कहते हैं। लोगों को याद नहीं रहेगा कि हफ्ते के अंदर छुट्टी के दिन वो कोई इंजॉय भी किया करते थे। तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो जाएंगी कि टेक्नोक्रेट्स सबको उल्टा पुल्टा के रख देंगे। लेकिन उस वक्त अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो याद रखिएगा कि चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट है चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, लोग उनको भी आराम से नहीं रहने देंगे। यानी जब लोगों से लोगों का सब कुछ छिन जाएगा तो लोग कहेंगे कुर्बानी अब आप भी दीजिए। यानी कुर्बानी वो लोग कैसे देंगे? अभी थोड़े दिन पहले गोल्फ का एक मैच हो रहा था और करोड़ों रुपए उस एक मैच के अंदर खर्च कर दिए गए चंद लोगों को खुश करने के लिए या किसी बहुत ताकतवर आदमी को खुश करने के लिए। करोड़ों रुपए एक मैच के अंदर खर्च कर दिए गए। 5 स्टार होटल से खाना गया है सिर्फ इसलिए कि वहां मेहमान बड़े वीआईपी थे। तो वो लोग कैसे अपनी ये मौज मस्ती और ये सारी चीजें छोड़ सकते हैं? ब्यूरोक्रेट कैसे छोड़ सकते हैं? सियासतदान कैसे छोड़ सकते हैं? वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए और पाकिस्तान के आईन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है टेक्नोक्रेट्स को लाने की या कोई इस तरह का तजुर्बा करने की। तो पाकिस्तान के आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये तो होता हुआ अगर करने की कोशिश भी की गई तो ये ठहरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, दूसरी एक चीज और भी है। मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात बताई और मुझे लगता है कि उसकी बात में दम है। उसने कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चेक करना चाहती है कि मौजूदा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे कैसे निकला जाए, और इसके लिए वो मीटिंग्स की गई हैं और इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने के लिए जो मईशतदान है उनको बुलवाया गया है। यानी जो इसहाक डार साहब ब्रीफिंग्स दे रहे हैं उनका तो ना सर है ना पाँव है। इससे पहले जो जनरल बाजवा साहब बातें करके गए हैं उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही। अगर वो इतने अक्लमंद थे तो मुल्क का ये बेड़ा गर्क तो ना होता। तो ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, लोगों की तनख्वाहें अब नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेने की कोशिश की जा रही है कि गलती कहां पे हुई और गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है। यानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दिए जाएं और आम इंतखाबात के नतीजे में एक नई हुकूमत बन जाए तो क्या पाकिस्तान इस वक्त आम इंतखाबात का बोझ और उसके बाद बनने वाली नई हुकूमत इन हालात से पाकिस्तान को निकाल पाएगी? और कौन से बड़े इकदाम हैं जो करने पड़ेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसे ये लगता है अभी भी कि मुल्क की सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें है और उन्हें अभी भी ये लगता है कि उनके अलावा मुल्क में कोई और समझदार नहीं है या किसी और के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है और ना कोई इस मुल्क को बचाने के लिए उतना संजीदा है जितने यूनिफाइड और संजीदा वो हैं। ये उनकी अपनी एक सोच है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो ये सारी चीज़ों की तैयारियां करते रहते हैं। और वो जो वाहिद पाकिस्तान के अंदर थिंक टैंक्स मौजूद हैं वो फौज के पास ही हैं। प्राइवेट सतह के ऊपर तो थिंक टैंक्स बन ही नहीं सके, पनप ही नहीं सके। पाकिस्तान की कौम को आदत ही नहीं डाली गई ऐसी, और सारी चीज़ें जो हैं वो महदूद जगह पे महदूद हाथों के अंदर जो है वो मौजूद रही। अब मामला ये है कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले इस चीज़ को चेक किया जा रहा है कि इकॉनमी के साथ क्या करना होगा और हमें किस तरह के हालात का सामना है? क्या एक नया तजुर्बा किया जा रहा है? ये दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान को संभालने की जिम्मेदारी उठाए और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये फैसला करे कि वो अपना दबाव नहीं डालेंगे और सियासतदानों को उनका काम करने देंगे। या दूसरा तरीका यह है कि वो फिर दबाव डालें और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लेकर आए और उससे वो तमाम चीज़ें करवाएं जो उनको लगता है जिससे पाकिस्तान ठीक हो सकता है। लेकिन वो ये ज़रूर कर रहे हैं कि मुलाकातें कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि GHQ में मुलाकातें हो रही हैं इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं जो मईशत को समझते हैं उनके साथ। लेट्स सी इसमें से निकलता क्या है। इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी ने और बाकी लोगों ने, इस्लामाबाद के जो खबरें गर्म रखने वाले बाजार हैं वहाँ पे तो मुख्तलिफ किस्म की बातें आ रही हैं। लेकिन जब भी कोई फैसला होने लगेगा, चीज़ें सामने आएंगी कि माशी इमरजेंसी लगाई जा रही है, क्या टेक्नोक्रेट्स को लाया जा रहा है, तो इमरान खान के अलावा तो ये सबको काबिल कबूल होगा और इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और ये टेक्नोक्रेट टिक नहीं पाएंगे। ये बेचारे कमज़ोर से लोग होते हैं, कितनी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको सहारा दे ये भाग जाएंगे। तुर्की के दानिश्वरों से इमरान खान साहब ने खिताब किया। बातें तो बहुत सारी की हैं, उनके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को वहाँ पे तुर्किश मीडिया जो है वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब करता रहा है। शहबाज शरीफ साहब के लिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि वो बार बार तुर्की गए हैं,
جب سے وزیر اعظم بنے ہیں بار بار ترکی گئے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں، جس کا وہاں پہ بڑا کاروباری انٹرسٹ بھی رہا ہے ماضی میں، اور اس کے باوجود ترکی کا جو میڈیا ہے وہ شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں سمجھتا، وہ عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتا ہے اور ان کو مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا جس کو ترکش میڈیا ابھی تک وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کو ہی مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ ادھر بلاول عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انتخابات وقت پر ہوئے تو عمران خان صاحب کے جو اداروں میں سہولت کار موجود ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے ان کا ایلیگیشن تھا جنرل فیض حمید پہ کہ جنرل فیض حمید سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ پہلے یہ جنرل باجوہ پہ بھی الزام لگاتے تھے، پھر اس کے بعد فیض حمید تبدیل ہو گئے، پھر بھی یہ الزامات لگاتے رہے، جنرل باجوہ ان کی آنکھ کے تارے بن گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ان سب نے مل کر رجیم چینج آپریشن کر دیا۔ بلاول کہتے ہیں کہ کسی اور پہ الزام مت لگاؤ کہ امریکہ کو عمران خان پسند نہیں تھے یا جنرل باجوہ نے کچھ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہم زیادہ یہ سمجھتے رہے کہ امریکہ ڈائریکٹلی یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ باقاعدہ لابنگ کی جا رہی تھی امریکہ کے اندر حسین حقانی کے ذریعے سے کہ عمران خان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ غلط آدمی ہے اور جنرل باجوہ کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ یعنی میں سمپلیفائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، اور یہ لابنگ کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ پے کر رہی تھی اور عمران خان صاحب کی معلومات سے اس ساری چیز کو باہر رکھا گیا تھا۔ اب یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور عمران خان صاحب کا بڑا سیریس نہ صرف یہ ایلیگیشن ہے بلکہ اس کے فیکٹس موجود ہیں، اس کے اوپر انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ کل اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو امید ہے کہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ اب بلاول کہہ رہے ہیں کوئی اور سہولت کار رہ گئے ہیں، تو پتہ نہیں کون سے سہولت کار ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان کے سہولت کار اس وقت عوام ہیں اور عوام عمران خان کو سہولت کاری کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے عمران خان جیت جاتا ہے اور بلاول الیکشن ہار جاتا ہے، تو دیٹ از وائی بلاول کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے سہولت کار باقی ہیں اور اگر الیکشن وقت پہ ہوا تو یہ سہولت کار ختم ہو جائیں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سہولت کار دگنے ہو جائیں گے اگر آپ الیکشن کو ڈیلے کرتے جائیں گے، کیونکہ آپ کے وزیر اعظم نے پاکستانیوں کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یعنی نشاد چونیا مل ہے، یہ بہت بڑی ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک بہت بڑا حصہ بند کر دیا۔ نواز شریف شہباز شریف کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے بہت قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے یونٹ کے بہت بڑے حصے بند کر دیے ہیں۔ تو ہر روز ایک بری خبر ہے، سزوکی بند، ٹویوٹا بند، بڑی بڑی کمپنیوں نے پروڈکشنز ختم کر دی، بہت بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان سے لپیٹ کے واپس جا رہی ہیں، جو موبائل فون ٹیلی فون کمپنیاں ہیں وہ بھی جان چھڑوا رہی ہیں کہ ہم نکلیں یہاں سے، سروس کا معیار بالکل گر چکا ہے۔ تو ایک اچھے خاصے ملک کو جو چل رہا تھا، جس کی تمام چیزیں پازیٹو جا رہی تھیں، وہ ساری نیگیٹو میں کر دی ہیں۔ حالات یہ ہے کہ 2020-21 میں پاکستان کو بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا جا رہا تھا، یعنی دنیا کے ملکوں میں پاکستان کو قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ سیاحت کے لیے بہترین ایک منزل ہو سکتی ہے، دنیا بھر کے سیاح پاکستان جائیں۔ ایسے زبردست حالات تھے عمران خان کے دور میں 2020 میں 21 میں، کووڈ تھا، اس کے باوجود یہ جاری کیا گیا تھا۔ اور اب آسٹریلیا نے، امریکہ نے، سعودی عرب نے اور دیگر ملکوں نے اپنے شہریوں کو تنبیہ کی ہے، انہیں وارن کیا ہے کہ وہ رش والے مقامات پہ نہ جائیں، ہوٹلز کے اندر نہ جائیں اور احتیاط کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے ایک خبر ہے اور یہ بزنس ریکارڈر کے اوپر چھپی ہے، انہوں نے اپنے سورسز سے اس کو چھاپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے آئی ایس پی آر کو اثر نو تشکیل کرے گی، نئے سرے سے آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا۔ میرے خیال میں چند لوگ ایسے آئی ایس پی آر میں موجود ہیں جن لوگوں سے اگر تھوڑا سا ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے یا ان سے جان چھڑائی جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا کو گالم گلوچ بھی کی، بدتمیزی بھی کی، زیادتی بھی کی، میڈیا کے بارے میں نیگیٹو رپورٹس بھی بنائی اور پاکستان کے میڈیا کے ساتھ ایک دشمنی پالی ہے لگاتار۔ بزنس ریکارڈر کو ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج کی کمان میں تبدیلی کے بعد سینئر فوجی اہلکاروں کی توجہ ادارے کے امیج کو بہتر بنانے اور ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لعنت سے کیسے نمٹا جائے اس کے اوپر ہے۔ ذرائع کے مطابق 29 نومبر کو کمان کی تبدیلی کے بعد اب پوری توجہ امیج بہتر بنانے، دہشت گردی سے متعلق بڑھتے ہوئے واقعات سے نمٹنے اور سیاست میں ادارے کے مبینہ کردار کے خلاف ہے۔ قیادت نے مبینہ طور پہ متعلقہ حلقوں سے اپنے ادارے کا امیج بہتر کرنے کے بارے میں تجاویز بھی طلب کی ہیں۔ ویسے میرے سے تجویز تو کوئی نہیں طلب کی، لیکن 2-3 تجاویز میں دے سکتا ہوں
اگر جنرل عاصم منیر صاحب یہ کر لیں تو ادارے کا امیج جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. ادارہ صرف اپنے معاملات کے بارے میں بات کرے, نہ اکانومی پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, نہ سیاست پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی معاملات میں مداخلت بند کر دیں, فیصلہ کر دیں کہ سیاستدانوں سے ہم نے ملنا ہی نہیں ہے, وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. انہیں جب ضرورت پڑے گی وہ ہمیں بلائیں گے تو ہم جا کر وہ ڈیوٹی کریں گے جس کے لیے وہ بلا رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو آئین کے اندر ان کا رول ہے نا پاکستان کی فوج کا, اگر ایگزیکٹلی اسی رول کو فالو کریں نا اور کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی نہ کریں تو نہ کوئی آئی ایس پی آر کو گانے بنانے کی ضرورت پڑے گی, نغمے بنانے کی ضرورت پڑے گی, نہ کوئی بہت سارے ویجول اور تصویریں بنانے کی ضرورت پڑے گی, نہ میڈیا کے ساتھ زیادہ لمبی لمبی نشستیں کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ میڈیا کے اندر اپنے بندے انڈکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, سب کو سب کے حال پہ چھوڑ دیں جیسے پوری دنیا کے اندر ہے. آپ دیکھیں کیسے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.